कल हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया था। हमने देखा कि हमें प्रैक्टिकल्स के जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या क्या पढ़ना है। हमने सांख्यिकी और उसके महत्व की बात की, डेटा की बात की और सोर्सेस ऑफ डेटा दोनों पे हम बात कर चुके हैं। दो प्रकार के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। कौन कौन से मेथड्स हैं इनको कलेक्ट करने के वो भी हमने देखे। अब हम देखते हैं सांख्यिकी जो सीरीज होती है, श्रेणी होती है, वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार पर उनको बांटा जाता है। एक तो उसके गुण धर्मों के आधार पर और एक होती है रचना विधि के आधार पर। गुण धर्म के आधार पर हम सबसे पहले देखें तो होती है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के अंतर्गत जो संख्या ली जाती है वो समय के अनुसार ली जाती है, जैसे दिन, माह, वर्ष। जैसे हम जनगणना के आंकड़े ले मान लो तो 1901 में इतनी जनसंख्या थी, 1911 में इतनी थी, 1921 में इतनी थी। इस तरह करते करते 2011 में इतनी थी और अब 2021 में जो जनगणना शुरू होने वाली है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े बांटे जाते हैं वो सारे के सारे टाइम सीरीज के अंतर्गत आते हैं। स्पेशल सीरीज का मतलब होता है स्थानिक, ऐसे आंकड़े जो स्थानों के आधार पर बने हुए होते हैं। जैसे राजस्थान की जनसंख्या इतनी है, गुजरात की जनसंख्या इतनी है, बिहार की इतनी है, झारखंड की इतनी है, या इस राज्य में इतना कृषि होती है, या गेहूं का इतना उत्पादन होता है, या कोयला का इतना उत्खनन होता है। इस प्रकार की जो भी सीरीज होती है वो सारी की सारी स्पेशल सीरीज या स्थानिक श्रेणियां कहलाती है। और फिर आता है कंडीशन सीरीज। क्या आपने कोई कंडीशन लगा दी, उस आधार पर अगर किसी सीरीज का निर्माण किया जाता है तो वो होती है कंडीशन सीरीज। फिर दूसरा प्रमुख आधार है आपका कंस्ट्रक्शन के आधार पर, जो कि बेसिकली हम इन्हीं को आकर हम लेकर चलते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे। एक होती है आपकी व्यक्तिगत श्रेणी, एक होती है आपकी असतत श्रेणी और तीसरी होती है आपकी सतत श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है जैसे कि आपके हो गए मार्क्स, हर एक व्यक्ति के अलग अलग मार्क्स है, हर एक स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स है, तो वो हो गई व्यक्तिगत श्रेणी। डिस्क्रीट या असतत श्रेणी वो होती है जिसके अंतर्गत हम आंकड़े तो लेते हैं लेकिन उसमें हर एक आंकड़े का अपना महत्व होता है। और कंटिन्यूस सीरीज में हम आंकड़ों को विभिन्न वर्गों के आधार पर बांटते हैं। हमने बात की दो प्रकार की सीरीज होती है, तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिगत, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो व्यक्तिगत की हमने बात कर ली, हर एक का अपना अपना डेटा होता है। आगे हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, यहाँ पर जैसे आंकड़े दिए हुए, किसी एरिया का हमने लिया, वहां पर गाँव का सर्वे किया कि उस गाँव में पक्के मकान कुल कितने हैं। तो उस एरिया में 8 गाँव ऐसे थे जिसमें पक्के मकानों की संख्या 20 थी और 35 गांव ऐसे थे जिसमें पक्के मकानों की संख्या 21 थी, 15 गांव ऐसे थे 22। इसमें हर एक की अपनी आइडेंटिटी साबित हो रही है। ये है आपकी असतत श्रेणी। अगली आती है कंटिन्यूस श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज। इसमें क्या होता है कि जो भी आंकड़े होते हैं हम उनको कुछ पर्टिकुलर अंतराल पर वर्ग बना लेते हैं और उस वर्ग के आधार पर आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें कि 0 से 10 का एक वर्ग बना रखा है और उसमें 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 10 तक अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पर हर एक विद्यार्थी के अंक नहीं बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका ये मतलब निकलता है कि 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 10 तक अंक प्राप्त किए हैं। उसमें हो सकता है कि उसने 0 भी प्राप्त किया हो और हो सकता है उसने 9 भी प्राप्त किया हो। मैं 9 इसलिए कह रहा हूँ कि हम इसका आगे एक और पार्टीशन और आता है, एक वर्गीकरण और आता है जिसका मतलब होता है इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। वो हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, अभी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 0 से 10 का मतलब है कि यहाँ पर 0 से 9 तक जो अंक प्राप्त किया है वो विद्यार्थी हैं 16। यहाँ पर 10 यहाँ लोअर सीरीज में आता है, जो निचली श्रेणी है, निचला जो पार्ट है वहाँ पर ये काउंट होता है।
जो निम्न सीमा है किसी वर्ग की वो ही काउंट होती है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। वो हम बाद में चर्चा करेंगे, ये अभी चर्चा का मुद्दा नहीं है। ठीक है, आप सब समझ गए कि व्यक्तिगत श्रेणी कौन सी होती है, असतत श्रेणी कौन सी होती है और सतत श्रेणी कौन सी होती है। तो हम को जो भी सवाल करने हैं, मीन, मोड, मीडियन, हम जो भी करने जा रहे हैं वह इन तीनों सीरीज के आधार पर ही हम मीन, मोड, मीडियन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मीन को। अब मीन का मतलब होता है, हम जनरली जो मानते हैं, समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य एक जनरल टर्म है। इसके अलावा मीन, हम यहाँ पर टेबल देखें, इसको टेबल को बताने का आपको सिर्फ इतना ही मंतव्य है कि मीन सिर्फ समांतर माध्य नहीं होता है जो आपके सिलेबस में पार्ट दे रखा है। मीन तीन प्रकार के होते हैं, गणितीय माध्य, स्थानिक माध्य और व्यापारिक माध्य। हमको इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। गणितीय माध्य फिर से समांतर माध्य जो आपके सिलेबस का पार्ट है, गुणोत्तर माध्य भी होता है, ऋणात्मक माध्य भी होता है, द्विघाती माध्य भी होता है। ये सब के सब गणितीय माध्य के प्रकार हैं। स्थानिक माध्य की बात करें तो वो आपके सिलेबस का पार्ट भी है, बहुलक या मोड और माध्यिका या मीडियन, ये हमको पढ़ने हैं। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका। सबसे पहले हम देखते हैं समांतर माध्य को व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है। इस प्रकार मैंने कहा आपके हर एक के मार्क्स है, वैसे के वैसे यहाँ पर किसी फैक्ट्री में श्रमिक दिए हुए हैं, हर एक श्रमिक की क्या क्या वेतन दे रखा है वो हम को निकालना है कि इसका समांतर माध्य कैसे निकलेगा। सरल सा सूत्र है, आपने पढ़ा भी होगा, एक्स बार, यहाँ पर ये एक्स बना हुआ है, इसके ऊपर ये जो लाइन खींची हुई होती है इसको बोलते हैं बार। तो चूंकि x है तो x के ऊपर है, इसलिए इसको बोलते हैं x बार। ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि समांतर माध्यों को बतलाने के लिए हम x बार लिखते हैं। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। n का मतलब है नंबर ऑफ रोज कह सकते हो, नंबर ऑफ कैंडिडेट कह सकते हो, नंबर ऑफ आइटम्स कह सकते हो। तो यहाँ पर कुल कितना आइटम हो गए, और सिग्मा एक्स का मतलब होता है यह है एक्स आपका, सिग्मा का मतलब होता है योग। तो एक्स का जो भी योग होगा वो हो जाएगा सिग्मा एक्स। यहां पर एन हो गया आपका 10, सिग्मा ऑफ एक्स, इन सब का कर दिया हमने योग। तो सिग्मा एक्स हो गया 9140 और एन हो गया आपका 10। तो इस सूत्र में हम रखेंगे इसका मान, तो इसका आंसर आएगा 914 रुपये। अर्थात वेतनों का जो समांतर माध्य है वो है 914 रुपये। परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आंसर आपका निकलता है उसके बाद उसकी इकाई आवश्यक रूप से लिखिएगा। 914 का कोई मतलब नहीं है जब तक कि इसके पीछे आप इकाई नहीं लिखते। क्लियर है ये बात? इसी प्रकार अगर आप इस सवाल को और करना चाहे तो आप यहाँ पर सबके आगे एक एक लगा दें और इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर? ये आपका होमवर्क है। आगे चलते हैं हम। अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज, मतलब जो असतत श्रेणी है उसके अंदर समांतर माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। यह आपकी असतत श्रेणी दे रखी है, यहाँ पर श्रमिकों की संख्या दे रखी है और यहाँ पर मजदूरी दे रखी है। हमको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम f से बताते हैं, या जनरली यहाँ पर देखिएगा कोई संख्या होती है जो बिल्कुल अलग तरीके से वेरी करती है, वो हो जाती है आपकी f और x।
अब यहाँ पर आपको उसके आगे क्या करना था, वहां पर तो हमने सीधा x को टोटल कर लिया और डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वो कहलाता है एफ एक्स। यहाँ पर 62.5 को 50 से गुणा किया, इसी तरह 63.5 को 30 से, ऐसे ऐसे करते करते हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर हमने x को सम किया था, सम का मतलब होता है योग। यहाँ पर फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। तो हमको करना पड़ेगा एफ एक्स का सिग्मा, मतलब ये एफ एक्स है, इनकी करनी पड़ेगी हमको टोटल। ये हमने टोटल कर ली है। यहाँ पर एन चूंकि ये है इसलिए हमने इन सब का टोटल किया है। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 200, फॉर्मूला ये दे रखा आपका एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूला में तो इसका आंसर आएगा 65.20 रुपीज। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा x का माध्य निकलता है, समांतर माध्य निकलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं x बार। यहाँ पर f बार नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रुपए में दे रखा था इसलिए यहाँ पर आंसर में हमको रुपीज लिखा होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लास्ट की जो सीरीज रखी है हमको सीरीज में कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एक कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है आपको, ये आपके वर्ग है, ये निम्न सीमा लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। ठीक है, और ये दे रखी है आपको फ्रीक्वेंसी या एफ। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको वर्ग दिया गया है उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग देना है। जैसे यहाँ पर 0 प्लस 10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5। क्लियर, इसी प्रकार यहाँ पर 10 प्लस 20 30, 30/2 15, ऐसे सब किए हुए हैं। आपको क्या करना है, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग दोगे तो वो निकलेगा आपका x। फिर हमने जैसे डिस्क्रीट सीरीज में किया था, असतत श्रेणी में किया था, वैसा के वैसे यहाँ पर भी करना है। x को f से मल्टीप्लाई करना है, ये 5 इंटू 40, इसी प्रकार 15 गुणा 30, सबको अब मल्टीप्लाई करके करना है आपको सम, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया। एफ एक्स का करना है हमको सम या योग, इन सब का योग कर लिया हमने। इसी प्रकार सिग्मा एफ, एफ का सम कर लिया। फॉर्मूला आपका वो का वही रहेगा, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे हम तो 3300/150 और ये आ गया आपका समांतर माध्य। ठीक है, मैंने कहा x का निकलता है, x क्या थे आपके मार्क्स थे, तो यहाँ पर 22 मार्क्स ये समांतर माध्य निकल गया। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सवाल मैं दे रहा हूँ, थोड़ा घर पे करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चंस में, सबके आगे आप एक एक लगा दीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, ये टेबल दे रखी है। एक मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस बताए हैं वो प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से बताए हैं। लघु विधि के माध्यम से हम जब समय मिलेगा तब हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि एक साथ बताने लगूंगा तो मीन मोड मीडियन की कुल आपको 9 और 9 18 फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा आपको भी बोरियत महसूस हो जाएगी। इससे बेहतर यही है कि हम फिलहाल प्रत्यक्ष विधि से देखते हैं, फिर अगर हमको और समय मिलता है
तो हम लघु विधि से भी करने का सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि समांतर माध्य के क्या गुण और क्या दोष हैं। समांतर माध्य हमारे जीवन में सब जगह काम आता है। हमने बहुत जगह इसको उपयोग भी किया है। हम क्योंकि औसत निकालते आए हैं, तो औसत एक तरह से सामान्य रूप से समांतर माध्य ही है। सबसे सरल यही रहता है समांतर माध्य। किसी भी तरीके से हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये आंकड़ा ये कह रहा है तो इसका मतलब ये है। तो हमारे दैनिक जीवन में भी हम सामान्य रूप से समांतर माध्य का ही सर्वाधिक उपयोग करते हैं। ये बहुत सरल है, और चूंकि मीन निकालता है, बीच की श्रेणी निकालता है, उससे हमको पता चल जाता है कि हाँ भाई इतना इतना। जैसे हम कहते हैं कि हाँ इस कक्षा में लगभग सब औसत बच्चे हैं, इसका मतलब सबके ठीक ठाक नंबर आते हैं। तो हमको पता चल जाता है कि हाँ ये औसत है, यहाँ पर सब बच्चे होशियार हैं। तो कैसे निकलते हैं, वो औसत से ही निकलता है। इसी प्रकार कोई भी हमको गणना करनी होती है तो वो भी आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया उसके गुणों की बात करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसके दोष क्या होते हैं। दोष पे एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक गणितज्ञ थे, तो वो अपने जीवन में भी सब जगह गणित ही लगाते थे। तो बारिश का मौसम था, अपने फैमिली को लेकर जा रहे थे। उनके 4 छोटे छोटे बच्चे थे, अलग अलग उम्र के थे और अलग अलग हाइट के भी होंगे ऑब्वियस है, और उनकी मिसेस साथ में। तो बीच में एक नाला पड़ा। तो चूंकि गणितज्ञ सबसे ज़्यादा लंबे थे, तो वो गए छड़ी लेके, और वो उन्होंने किनारे पे छड़ी लगाई, फिर उसको नापा, थोड़ा और आगे गए, फिर और आगे गए। इस प्रकार सब जगह जाते जाते एक चोर से दूसरी चोर पे गए नाले को पार करते हुए, और नाप लिया कि हाँ भाई इसमें इतना है, यहाँ पर 5 फीट है, यहाँ 6 फीट गहरा है, या 7 फीट गहरा है। इस प्रकार से उन्होंने औसत निकाल दिया कि भाई औसत इसका निकल रहा है 4 फीट। समांतर माध्य निकाल दिया 4 फीट। तो ठीक है, मेरा सबसे छोटा बच्चा भी 5 फीट का है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब निकल जाएंगे। तो जैसे जैसे उन्होंने नदी क्रॉस की, अब गुरुजी तो थे 7 फीट के, तो वो तो नदी क्रॉस कर दी। पीछे देखा कि उनके सारे के सारे जो परिवार था पूरा का पूरा बह गया। क्यों बह गया? क्योंकि जो सबसे सेंटर में था वो तो उसकी गहराई 6 फीट थी, और बाकी सब उससे कम ऊंचे वाले थे, तो सारे के सारे बह गए। तो ये एक जोक है, परंतु हमको ध्यान रखना चाहिए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जो भी गणितीय चीजें हैं, जो गणितीय आंकड़े हैं, गणितीय विधियां है, उनको हम व्यवहारिक रूप में भी उपयोग में लाए, तो थोड़ा सा अपना भी मति का उपयोग करें कि ये क्या वास्तव में वहां पर काम आ सकता है या नहीं आ सकता। तो यह इसका पहला दोस्त ये हो गया कि इससे हास्यास्पद परिणाम निकलते हैं कि भाई मजाक मजाक में पूरा कुनबा डूब गया, सारा हिसाब ज्यों का त्यों, सारा कुनबा डूबा क्यों। फिर होता है कि चरम मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक गांव में है, वहां पर 100 लोग रह रहे हैं। अब 100 में से 99 लोगों को तो रोज 100 रुपए कमाते हैं, और एक जना है जो रोज के 1 करोड़ रुपए कमाता है। तो औसत निकालेंगे उनका, तो वो करीब 40 लाख के करीब बैठता है। तो अब सब 40 लाख से ये पता चलता है कि और सबको 40-40 लाख रुपए कमा रहे हैं, सब सब बहुत अमीर है। जबकि हम वास्तविकता देखें तो एक की वजह से सारा का सारा औसत खराब हो जाता है। इस प्रकार से बेसिकली समांतर माध्य के ये दोष होते हैं, परंतु फिर भी चूंकि ये वो काफ़ी सरल रहता है, इसलिए सामान्य रूप से हम इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। और गणितीय विधि कोई भी हो, अगर हम उसको सही तरीके से उपयोग में लाएंगे तो वो काफ़ी यूजफुल रहेगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप निश्चित रूप से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।